90 साल की लगभग पूर्ति होते आई थी और उनका देहांत हुआ। पिताजी का जन्म कारगा यानी भंडारा के पास एक छोटे गांव में हुआ। वहाँ से वो परिवार पूरा हमारे ग्रैंडफादर के साथ में नागपुर आए, बसे। गड्डी गोदाम जैसे अपने जिसे हम स्लम एरिया कहते हैं, ऐसे जगह पे हम लोगों के सभी की जो बस्तियों में वो पले बड़े। बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने 10वीं तक मैट्रिक का एजुकेशन लिया। उस वक्त जैसे हम अच्छा कार्य करते हैं वैसा ही क्रिश्चियन मिशनरियों का एजुकेशन में बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो पिताजी भी वहाँ पैसों की कमी की वजह से गार्डनर का काम करके पढ़ाई उन्होंने अपनी पूरी की। वहाँ के मुख्याध्यापक ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया और 10वीं होने के बाद जब उनको अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने रेलवे में नौकरी की। एक ड्राइवर से के पहले एक फायरमैन की नौकरी उन्होंने शुरुआत की। फायरमैन से ज्वाइन करके वो अपनी उच्चतम सेवाएं रिटायरमेंट के वक्त नागपुर में जो राजधानी शुरू हुई, राजधानी एक्सप्रेस जब शुरू हुई, तो उसके सबसे पहली कमान पिताजी के पास मिली और वो राजधानी के पहले ड्राइवर के रूप में आए। उनके जीवन के सबसे महत्व की बात यह है कि जब उन्होंने अपना काम करते हुए समाज के प्रति और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत समर्पित रखा और उनके वजह से उनके खुद के जो वह रहते थे, बताते थे, वो अपने आचरण में लाते थे। और इसलिए हमारी माता और पिता हमारे सबसे पहले आदर्श है। और जब हम बड़े हुए तो ज्ञान की वजह से बुद्ध और धम्म और बाबा साहब के हम आदर्श में मानने लगे। पिताजी जब नौकरी पानी कर रहे थे तब जहाँ भी उनको वक्त मिलता था उस वक्त समाज में भिक्षुगण बहुत कम थे। समाज में सिर्फ 2 या 4 भिक्षु बनते, एक सदानंद बनते और दूसरे आनंद बनते, जो भी दिल्ली में ऐसे मुझे उस वक्त के 2 नाम अभी भी याद आ रहे, बाकी और भी हो गए, लेकिन बहुत ही गिनती के 2, 4, 5, 10 भिक्षुगण उस वक्त रहते थे। उस वक्त पिताजी ने अपने काम के साथ साथ धम्म की भी पढ़ाई की, गाथा भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हमें एक आदर्श पढ़ाई तो दी ही दी, पढ़ाई तो हम लोग को करने लगा ही, लेकिन एक आदर्श इंसान कैसे बनते इसके लिए हमको उन्होंने अपना आयुष्य अर्जित किया। उस वक्त वो जो गाथाएँ बोलते थे उसका अर्थ भी हमें समझाते थे। तो जो ये अनिच्छावत संकारा है या फिर हम पढ़ाई ये बुद्ध वंदना धम्म वंदना के बाद में जब बन के भोजन ग्रहण कर देते उसके बारे में वगैरह, जो कौन सी गाथा पढ़ना चाहिए, किस वक्त विधि के वक्त में, कौन से विधि के वक्त में कौन सी गाथा भी बोलना चाहिए, यह उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास किया हुआ था। और इसलिए समाज में जो भी प्रतिष्ठित लोग थे या कोई भी जैसे प्रतिष्ठित हो या साधारण भी लोग हो, तो उस वक्त अगर नागपुर में देखा जाए या जहाँ जहाँ उनकी पहचान थी वहाँ पे अगर धम्म का कार्य हो या लग्न विधि का कार्य हो तो सभी लोगों की पहली पसंद हमारे पिताजी रामचंद्र जी भागवत थे। तो उन्होंने अपनी आयु, अपना कर्म बहुत अच्छे तरीके से किया। जब से पिछले 10 साल में उनको जब अल्जाइमर हुआ तो उनकी स्मरण शक्ति वीक होने लगी, तो धीरे धीरे उनको समझ नहीं आता तो पूरे परिवार ने, सभी भाई बहनों, उनके नातियों ने जब जब मौका मिले सभी ने अच्छे की सेवा की और 24 घंटा उनकी सेवा में हमारी माता जी रहते थे। उसके वजह से आज तक हमारे बीच हमारे पिताजी रहे। बाकी तो सभी लोगों का जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं
स्नेही है, मित्रगण है, रिश्तेदार है, वो उनको भी उनकी भी हमें काफ़ी अच्छे से मदद और सेवाएं मिली और उनको लिए वो सब एक आदर्श रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग से चलने और धर्म के मार्ग में चलने के हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी रिचुअल्स ना करने के हिसाब से हमने सभी भाई बहनों ने यही तय किया कि पिताजी का अंत्य संस्कार लोग तो लकड़ी जला के वगैरह करते हैं, अपनी डीजल दायनी है हम उसमें करेंगे, और तीसरा दिन या किसी जरूरी करते तो वैसा न करते हुए उनकी दूसरे दिन हम अस्थि विसर्जन भी करते हैं। तो उसमें भी अस्थि विसर्जन में अपन देखते हैं कि अस्थि विसर्जन के समय में परिवार के 100-200 लोग नदी के पास जाते हैं, फिर अस्थि विसर्जित करते हैं। तो ये एक प्रकार से पोल्यूशन होता है, इतने लोगों की वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, थोड़ा फिर जो भी है परिवार के लोग जाके अस्थि विसर्जन करके आते हैं, फिर सब लोग एक अल्पोपहार का कार्यक्रम करके वापस होते हैं। तो इसमें हमारे इतने सारे लोगों का जाने आने का समय, उनका लगने वाला फ्यूल, उनका ये सब चीज़ें निरर्थक खर्चे हो जाते हैं, जिसको कोई ये उपयोग में नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें न करते हुए अस्थि विसर्जन का इको फ्रेंडली मार्ग यही है कि हम उनके अस्थि विसर्जित करें, लेकिन वो भूमि में जाए। लेकिन भूमि में अगर हमारे पास में जगह थी तो लोग यह भी कहते हैं कि अस्थि घर में नहीं लेना चाहिए, बाहर रखो, लॉकर में रखो। तो हम भी उसके लिए परिवार सहमत नहीं था। हमारे पिताजी हमारे साथ पूरी समय रहे, तो उनके अस्थियों से हमको कभी भी कोई नुकसान कभी वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया, और आज हम उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। आप सब जो परिवार के रिश्तेदार यहाँ पर आए हो, मित्रगण आए हैं, और सबसे पहले मैं आप सब भिक्षुगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें समय दिया ही नहीं, लेकिन इस मौके पे जो एक अच्छे तरीके से सभी को समझेगा और उनका शंका का निरासन होगा, इस प्रकार से जो संबोधन किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं ये अपने इसके बाद हम